हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 7 से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत आईएमपी हैं, तो वो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये हैं लघुत्तरीय प्रश्न जो आपको 3 नंबर में आ सकते हैं, 4 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, न्यूनतम अभिदान क्या है। न्यूनतम अभिदान, जब कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों की संख्या से कम के आवेदन कंपनी को प्राप्त होते हैं तो वो न्यूनतम अभिदान की स्थिति कहलाती है। जैसे किसी कंपनी ने 10,000 अंश निर्गमित किए, लेकिन आवेदन उसको 8,000 अंशों के ही प्राप्त हुए, तो ये जो स्थिति है वो कंपनी की न्यूनतम अभिदान वाली स्थिति कहलाएगी। ऐसी दशा में जितने आवेदन आते हैं कंपनी को उतने ही अंश जनता को देना होते हैं। ये माना जाता है कि कंपनी ने उतने ही अंशों का निर्गमन किया है। इसके बाद है समता अंशों की विशेषताएं। समता अंशों की पहली विशेषता ये होती है कि समता अंश कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। कंपनी संबंधी मामलों में समता अंशधारियों को मत देने का अधिकार होता है। इन अंशों पे जोखिम अधिक होती है, इन पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है। ये सारी विशेषताएं हैं समता अंशधारियों में। इसके अलावा पूर्वाधिकार अंशों की विशेषताएं बताइए। तो पूर्वाधिकार अंश जस्ट समता अंशों के अपोजिट होते हैं। समता अंश जिनको मत देने का अधिकार होता है, लेकिन पूर्वाधिकार अंश जिनको मत देने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन समता अंशधारियों पर जो लाभांश की दर है वो निश्चित नहीं होती, बट पूर्वाधिकार अंशधारियों में लाभांश की दर निश्चित होती है। इसके अलावा पूर्वाधिकार अंशों के कई प्रकार होते हैं। कंपनी संबंधी मामलों में इनको मत देने का अधिकार नहीं होता है। जब भी कंपनी समापन होती है, कंपनी का समापन होता है, तो सबसे पहले पूंजी इन्हीं को वापस की जाती है। ये पूर्वाधिकार अंशों की विशेषता हो गई। इसके बाद है अंश और स्कंद में अंतर बताइए। अब अंश और स्कंद में क्या अंतर है ये हमें देखना है। तो सबसे पहला अंतर है कि अंश का तो अंकित मूल्य होता है, लेकिन स्कंद का कोई अंकित मूल्य नहीं होता है। अंश पूर्णदत्त होना आवश्यक नहीं है, लेकिन स्कंद जो है वो हमेशा पूर्णदत्त होता है। इसके अलावा जो अंशधारी हैं वो कंपनी के स्वामी हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं, लेकिन स्कंदधारी कंपनी के सदस्य नहीं हो सकते। तो ये था अंश और स्कंद में अंतर। अब हम देखते हैं कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 4 नंबर या 5 नंबर में हम पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले है कंपनी की विशेषताएं। कंपनी की सबसे पहली विशेषता है कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। इसका जो निर्माण है वो विधान के द्वारा होता है। ये सबसे पहली इसकी विशेषता है। नंबर 2, सीमित दायित्व। कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अंशों की संख्या तक सीमित होता है। इसके बाद है पृथक अस्तित्व। कंपनी का उसके सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। सदस्यों के आने से, जाने से या उनकी मृत्यु हो जाने से कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा अंशों का हस्तांतरण। कंपनी के अंशों का हस्तांतरण आसानी से किया जा सकता है। सार्वमुद्रा। कंपनी की एक सार्वमुद्रा होती है जो उसकी सम्मति का परिचायक होती है। विधान द्वारा अंत। जिस तरह कंपनी का निर्माण विधान के द्वारा होता है, उसी तरह जब उसको समाप्त करने जाएंगे तो वो भी हमें कानून के द्वारा, विधान के द्वारा ही करना पड़ेगा। तो ये सारी विशेषताएं थी कंपनी की। इसके बाद है पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। पूर्वाधिकार अंश नंबर 1, संचयी पूर्वाधिकार अंश। ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन पे अगर किसी वर्ष कंपनी के द्वारा लाभांश नहीं दिया जाता है तो आने वाले वर्षों में वो लाभांश संचित होता है, इकट्ठा होता रहता है, और कंपनी के द्वारा उसका भुगतान आने वाले वर्षों में जब कंपनी को अधिक लाभ होता है तो वो उसको दे देती है। इसके बाद है असंचित पूर्वाधिकार अंश। असंचित पूर्वाधिकार अंश जिनको
अगर किसी वर्ष लाभांश नहीं मिला है तो आने वाले वर्षों में भी उसको फिर उस लाभांश को पाने का अधिकार नहीं होता है। भागित पूर्वाधिकार अंश, भागित पूर्वाधिकार अंश ऐसे पूर्वाधिकार अंश होते हैं जो अगर कंपनी को किसी वर्ष ज़्यादा लाभ हुआ है तो वो उस अधिक लाभ में भाग ले सकते हैं। अभागित पूर्वाधिकार अंश, ये जिसके जस्ट अपोजिट होते हैं, इनको ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है। परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनको एक निश्चित समय के बाद ये विकल्प प्राप्त होता है कि वो अपने पूर्वाधिकार अंशों को समता अंशों में परिवर्तित कर सकते हैं। अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, इनको इस तरह का कोई अधिकार नहीं होता कि वो अपने अंशों को समता अंशों में परिवर्तित कर सके। तो ये थे पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। इसके बाद है समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर बताइए। तो समता अंश और पूर्वाधिकार अंश का पहला अंतर है कि समता अंशों में जोखिम अधिक होती है जबकि पूर्वाधिकार अंशों में जोखिम नहीं होती है। समता अंशधारियों को मत देने का अधिकार होता है जबकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को मत देने का अधिकार नहीं होता है। समता अंशधारियों पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है जबकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश की दर निश्चित होती है। कंपनी समापन की दशा में समता अंशधारियों को सबसे अंत में पूंजी वापस की जाती है जबकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी समापन की दशा में सबसे पहले पूंजी वापस की जाती है। तो ये कुछ प्रकार थे जो समता अंश और पूर्वाधिकार अंशों में। इसके बाद एक कंपनी की पूंजी संरचना को समझाइए। कंपनी की जो पूंजी होती है वो अलग अलग स्लैब होते हैं, उसके अलग अलग भागों में विभक्त होती है। सबसे पहले आती है अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी जिस पूंजी को लेकर कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है वो अधिकृत पूंजी कहलाती है। इसके बाद आती है निर्गमित पूंजी। निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी का एक भाग होती है जो जनता में निर्गमित की जाती है। प्रार्थित पूंजी, प्रार्थित पूंजी निर्गमित पूंजी का एक भाग होती है जो जनता के द्वारा मांग ली जाती है। इसके बाद आती है हमारी याचित पूंजी। याचित पूंजी जो जनता के द्वारा मांगी जाती है। अयाचित पूंजी जो नहीं मांगी जाती है। इसके बाद अगली आती है अप्राप्त पूंजी। ऐसी पूंजी जो प्राप्त नहीं हुई है, कंपनी ने मांगी है लेकिन वो उसको प्राप्त नहीं हुई। तो ये थी कंपनी की पूंजी के प्रकार। इसके बाद है अधिकृत पूंजी और निर्गमित पूंजी में अंतर। अब जो अधिकृत पूंजी होती है कंपनी की वो पार्षद सीमा नियम में दर्शाई जाती है जबकि निर्गमित पूंजी को पार्षद सीमा नियम में दर्शाना जरूरी नहीं होता है। अधिकृत पूंजी को लेकर कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है लेकिन निर्गमित पूंजी को लेकर कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इसके अलावा कंपनी का जब पंजीयन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन शुल्क कितना लगेगा वो अधिकृत पूंजी के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी कंपनी की पूंजी होती है उतना उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है जबकि निर्गमित पूंजी में इस तरह का कोई शुल्क उसको देना नहीं पड़ता है। तो ये थे अधिकृत पूंजी और निर्गमित पूंजी में अंतर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है अंशों के निर्गमन की विधि या प्रक्रिया को समझाइए। अब अंशों के निर्गमन में कंपनी को क्या करना होता है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले कंपनी एक प्रविवरण जारी करती है। प्रविवरण जिसमें कंपनी से अंशों से निर्गमन से संबंधित समस्त नियमों और शर्तों का उल्लेख होता है। कंपनी की जो भी जानकारी है वो उसके अंदर होती है और उसमें ये भी लिखा होता है कि आपको प्रति अंश कीमत क्या है, अंशों का अंकित मूल्य क्या है, उसका जो अमाउंट है वो आपको किस बैंक के थ्रू जमा करना है और किस डेट तक आप उसका रुपया बैंक में जमा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें प्रविवरण में दी जाती है। तो प्रविवरण को पढ़ने के बाद जो भी इच्छुक हैं वो आवेदन कंपनी को करते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट हमारा प्रविवरण जारी करना। नंबर 2 आता है आवेदन और आवंटन। जब कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में आवेदन आ जाते हैं, जब उसकी डेट ख़त्म हो जाती है, उसके बाद कंपनी आवंटन करती है। आवंटन का मतलब होता है अंश देना या बांटना। तो कंपनी के द्वारा अंशों का आवंटन किया जाता है। इसके बाद याचना। कंपनी अपनी जो राशि है वो किश्तों में बुलवाती है। तो उसके बाद जब भी कंपनी को ज़रूरत पड़ती है तो वो याचना करती है अंशधारी से
और जो बकाया राशि है उसकी मांग करती है। तो ये है अंशों के निर्गमन की विधि। इसके बाद हम पढ़ेंगे अति अभिदान और अल्प अभिदान में अंतर। अति अभिदान जब अंशों के निर्गमन से अधिक की संख्या के आवेदन आ जाते हैं तो वो अति अभिदान की स्थिति होती है, और जब अंशों के निर्गमन की संख्या से कम के आवेदन आते हैं तो वो अल्प अभिदान की स्थिति आती है। अति अभिदान में कंपनी के पास दो ऑप्शन रहते हैं कि या तो वो जो अतिरिक्त अमाउंट है उसको वापस कर दे या अनुपातिक आवंटन कर दे, लेकिन न्यूनतम अभिदान में उसको ऐसा विकल्प कोई प्राप्त नहीं होता। जितने आवेदन आए हैं उतने ही अंश जनता में उसको निर्गमित करना होते हैं। तो ये थे एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ आईएमपी क्वेश्चंस जो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हो सकें। थैंक यू।